हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बच्चों अभी तक जो है आपका 5 चैप्टर अपने अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 6 चैप्टर को अंतिम करेंगे और 7 चैप्टर को हम लोग इसी चैप्टर के साथ वो आपका प्रारंभ कर लेंगे और अंतिम चैप्टर होगा और हमारा जो पूरा कोर्स है वो आपका समाप्त हो जाएगा। फिर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको रिवीजन कराऊं या कुछ आपको प्रश्न आंसर कराऊं और इस साथ आपका इस तरीके से ही हम बहुत सारी चीज़ों को आपका देख भी सकते हैं, हम उनको समझ भी सकते हैं, हम उनको जान भी सकते हैं। तो फिलहाल जितना चैप्टर हमने पढ़ा है, देखिए 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, 5th और 6th दोनों का नाम सेम ही है, राजनीतिक दल। लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि बहुत अलग है। एक राजनीतिक दल होते क्यों हैं, क्या उनका महत्व है, कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे है, क्षेत्रीय पार्टी कैसे है, और दूसरा हमने देखा अपने चैप्टर के अंतर्गत बच्चों ये देखा था कि उनमें सुधार रिफॉर्म की क्या गुंजाइश है, क्या चीजें हैं। इस तरीके से हम लोग अपने इन चैप्टर को बहुत अच्छे से आपका देख रहे थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ने अभी तक जितना अपना कोर्स हम लोग अपना बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट किए हैं, आप उसको घर पर जाकर आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी विषय में, तो आप कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको चैप्टर के अंतर्गत, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझ तक भेज सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है। चलिए अब हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चैप्टर को हम लोग आपका पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को भी देखा और एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा कि परिचय को हम लोग देख रहे थे। राजनीतिक दल का क्या परिचय है, परिचय के साथ राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, इसको हमने समझा, और जरूरत के साथ राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, उस मीनिंग को भी हम लोगों ने समझा। और मीनिंग के साथ साथ बच्चों हम लोगों ने था राजनीतिक दल का कार्य, कि राजनीतिक दल जो होते हैं, जो आपके पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उनका वर्क क्या है इंडिया में, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह से वो काम करती हैं, उनकी वर्किंग प्रॉपर्टी क्यों है, इसके लिए हम लोगों ने बात किया आपका। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, हम लोग इसमें बात करने वाले हैं राजनीतिक दल की जरूरत हमको क्यों होती है। उस राजनीतिक दल की जरूरत को हमने पढ़ा और समझा कि ये चीज कैसे है और आपका किस प्रकार है। इस दल को हमने समझने की आपका कोशिश की है। ठीक है, आगे देखेंगे और इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग एक एक करके आपका पढ़ेंगे। कितने राजनीतिक दल हैं, यानी कि कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी को हम लोगों को एक एक करके इसमें सबको देखना है। ठीक है, और इसी में हमने देखा कि राजनीतिक दल की ताकत क्या है, ठीक, ताकत को देखा, और ताकत के साथ राजनीतिक दल में जन भागीदारी को पढ़ा कि जन भागीदारी क्या है। राष्ट्रीय दल को हमने देखा कि राष्ट्रीय दल आपके किस प्रकार के हैं। इन सारे आपके दलों को पढ़ने के बाद हम लोगों को एक चीज समझ आनी चाहिए कि किस प्रकार से क्या है। तो अब ये आपको समझने की क्या है, इसमें आपको जरूरत है। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कोई पार्टी होगी, हमने किस तरह से उसको डिफाइन किया था, आप मुझे बताइए कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, हमने कैसे उसका डिफाइन किया था, ये हमको देखना था और ये हमको जानना था। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम लोगों ने पूरा बहुत अच्छी तरह से आपका देख लिया था, और कौन सी पार्टी कैसे है, ये क्या है, ये भी हमने पूरा चैप्टर को आपका इसमें आपका पढ़ा, और कैसे राजनीतिक दलों को आपका सुधार सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के तो जो भी चैप्टर थे, इनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, इससे जो चैप्टर है मेन, इस चैप्टर को हमको आपका देखना है। ये चैप्टर है लोकतंत्र। आपको ध्यान देना है कि लोकतंत्र की चुनौतियां, कि लोकतंत्र की चुनौती क्या है, उन चुनौतियों को हम लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ना है और इस लेक्चर के माध्यम से हमको देखना है। ठीक, अब देखिए, इसको पढ़िए। परिचय। पिछले 2 वर्षों में आपने जितना कुछ सीखा है, उसको
आधार मानकर अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितना हम लोग अब तक सीख चुके हैं उस सीख में कुछ लोग हमको बेसिक जो आपके सवाल हैं, जो क्वेश्चन हैं, हमें उन सवालों का जवाब देना। जैसे हमारे देश या अन्य जगह पर लोकतंत्र के सामने क्या चुनौती है, कि हमारे सामने लोकतंत्र में क्या चुनौती है ये देखना है। लोकतांत्रिक राजनीति को सुधार के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था अपनाने में, बर्बरता में और नतीजे में किस तरह से अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। इस अध्याय में आपके इन सवालों के जवाब नहीं है, यह उन तरीकों के बारे में है सिर्फ जो कुछ संकेत और इशारे भर करते हैं जिससे हम इस चुनौतियां और सुधारने की दशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय आपको खुद आपके तरीके तराशने और आपके सुलझाने, जीत आसान करने, ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने के लिए परिभाषित करेगा। अब है चिंतन चुनौती। क्या आपको 2009 की अपनी राजनीति विज्ञान में पाठ्य पुस्तक याद है? उसमें हमने देखा है कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर में कि किस तरह से आपका लोकतंत्र का विस्तार हुआ। इस चीज को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से जाना है कि क्या आपकी किस तरह की चीजें हैं। ठीक है, इसको हमको समझना है। और दूसरी, क्योंकि देखिए, जब तक आप इन सब चीजों को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपको चीजें साफ नहीं होती हैं। अब लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, उसके बाद की पढ़ाई ने हमारी शुरुआती राय को पुष्ट किया था कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। कह रहे उस समय जो समकालीन चीजें थी उसमें लोकतंत्र क्या है, एक प्रमुख चीज है। इससे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और ना ही कोई दूसरी शासन प्रणाली इसके प्रतिद्वंदी है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलू की जब हमने विस्तार से चर्चा की है तो हमने कुछ अन्य चीजें भी दिखाई हैं। लोकतंत्र में जितनी भारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि उसकी कोई चुनौती नहीं कर सकता। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा में विभिन्न पड़ावों को हम देखेंगे कि दुनिया भर में लोकतंत्र व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौती हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं है। हम आम तौर पर उन्हें मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल से के भीतर ऐसी संभावना है कि उसे मुश्किल से छुटकारा मिले तो हम उसे चुनौती कह सकते हैं। एक बार जब हम चुनौती से को पार कर लेते हैं तो हमें पहले की अपेक्षा कुछ दम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जो हम कुछ पहले हम लोगों को ऑब्स्टिकल मिलते हैं, चीजें मिलती हैं, अगर हम लोग उसको पहले से पार कर लेते हैं तो हम लोगों को ये सारी चीजें हम लोगों को स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती हैं। क्या चीजें हैं कि कैसे राजनीति है, उन सब के विषय में हम लोगों को बड़ा स्पष्ट रूप से पता चलता है और बड़ा ही स्पष्ट तरीके से हम लोग उसको देखते भी हैं कि ये चीजें क्या है। ठीक, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हमको चीजें कैसे पता लगेंगी, कैसे हम चीजों को जान पाएंगे। अलग अलग देश के सामने अलग अलग वहाँ तरह की चुनौतियां हैं। दुनिया के एक चौथाई हिस्से में अभी आधी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इन लोकतंत्र शासन के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौती है। इन देशों में इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतंत्र सरकारों गठन करने में जरूरी बुनियादी आधार की चुनौती है कि बहुत सारी आपकी बुनियादी आधार हैं और बहुत सारे इसमें चैलेंजिंग है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को घेरने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभुता तथा कारगर शासन स्थापित करने की चुनौती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतंत्र शासन के बुनियादी सिद्धांत को सभी इलाकों, सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में शामिल करना है। स्थानीय सरकार को अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संतुलित बनाना, व्यवहार के रूप में लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह को उचित भागीदारी करना आदि ऐसी चुनौतियां हैं।
इसका मतलब यह भी है कि कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक अमेरिका जैसे देश के सामने भी यह चुनौती है। अब देखिए, चाहे कोई आपकी डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलपिंग हो, तो जितनी भी आपके लोकतांत्रिक देश हैं, उनके सामने कोई ना कोई चैलेंजिंग होते हैं। जैसे किस तरह से संपन्न संघ बनाने के लिए सभी इकाई हैं, सिद्धांतिक व्यवहारिक रूप है, महिला और अल्पसंख्यकों को सुनिश्चित भाग हैं, ये सब चीजें हैं। अब देखिए, कहीं कुछ लोकतंत्र में कुछ चीजें कम होती हैं, कहीं किसी के यहाँ अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ चैलेंजिंग जो फेस है वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चुनौती तो हर किसी के सामने है और हर किसी को झेलना पड़ेगा और उसको आपका देखना पड़ेगा कि किस तरह से है या आपकी किस तरह की चीजें हैं। तो इस तरह से सारी चीजों को अभी हम लोगों को इसमें आप कह सकते हैं कि एक एक करके उनको फेस करना और उनको समझना, ये एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। आगे देखिए, तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है कि इसमें लोकतांत्रिक शासन, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। किसमें क्या करना है, हमारे सामने की जो भी आपके लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं और जैसा हमारा व्यवहार बर्ताव है उसको मजबूत करना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके, लेकिन अलग अलग समाज में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग उपेक्षाएं होती हैं। इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ और अलग अलग स्वरूप लेती है। सापेक्ष में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसले गिनने की प्रक्रियाएं, प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कमी करने की जरूरत है कि हम लोगों को कम करें, क्या चीजें होंगी। 9वीं कक्षा और अपनी इस पाठ्य पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में अनेक उदाहरण और कहानियों की मदद से इस चुनौती पर गौर किया है। आइए लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में सभी महत्वपूर्ण पड़ाव या वायदों को ताजा करें और इन सारे पड़ाव को लोकतांत्रिक सामने की जो भी चुनौतियां हैं वो उनको देखें कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से वो आपका चैलेंजिंग फेस है, और उन चैलेंजिंग फेस को हम लोग देखें। ठीक, इनमें से प्रत्येक कार्टून लोकतंत्र में एक चुनौती दिखाई देता है। बताइए कि क्या चुनौती है। अब देखिए, अलग अलग संदर्भ है और अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चुनौतियां हैं। ठीक है, अब जैसे प्रत्येक कार्टून लोकतंत्र की चुनौती को दिखाता है और बताता है कि वह चुनौतियां क्या हैं। अभी भी बताया, इस अध्याय में चुनौती को 3 श्रेणी में बांटा गया है। इन 3 श्रेणी को हम लोग चुनते हैं। ठीक है, उदाहरण और संदर्भ के लिए, पीआरआई पर पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव और परिजन उम्मीदवार। ये तो लिस्ट है, इन चीजों को मत देखिएगा, सीधा जो आपका मामला है, उन जो आपकी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर आइए और हम लोग उन्हीं चुनौतियों को देखते हैं कि किस तरह से बनावट है, किस तरह से अधिकार है, ताकि हम इनको पढ़ें और जो चीजें हैं हम उनको जानें। जैसे अलग अलग तरह की चुनौती, जबकि आपने इन सभी चुनौती को लिख डाला है, आइए तो इनकी कुछ बड़ी श्रेणियां में डालते हैं। नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खानों से बाहर रखा गया है। पिछले खंडों में एक या एक से अधिक देश में कुछ चुनौतियों को लक्षित हैं। कुछ कार्टूनों में भी अपने इन्हें देखा गया है। आप चाहे तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल ध्यान रखते हैं कि इन चुनौतियों को लिख सकते हैं। इसके अलावा भारत में इन सभी खानों में दिए जाने वाले एक एक उदाहरण दर्ज करें। अगर कोई चुनौती इन खानों में फिट बैठती है तो उन्हें नई श्रेणी बनाकर उन मुद्दों पर रख सकते हैं। जैसे संविधान बनावट, क्या ये चुनौती है? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, संविधान को अगर हम लोग किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाएं
किस तरह के हमारे उसमें मूलभूत सिद्धांत और आपके प्रिंसिपल हों, इन सभी आपका चीज़ों को समझना और इन सभी चीज़ों को देखना, इनको महसूस करना बड़ा ज़रूरी है। और लोकतांत्रिक चीज़ों में किस तरह के अधिकार होने चाहिए, उन अधिकारों को भी समझने की आवश्यकता है कि हम लोग उनके किस तरह के जो अधिकार है हम लोग उसको समझ लें। तो इन सब चीज़ों को देखना है। संस्थाओं का कामकाज किस प्रकार से होगा, उन कामकाज को समझना है। सरकार की चुनावी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से चुनाव हो रहा है, इन सबको देखना है। संघवाद और विकेंद्रीकरण की जो अर्थ हैं, उन अर्थों को, उन मीनिंग को समझना है। विविधताओं को समेटना है कि किस प्रकार की विविधता है, क्या चीज़ें हैं। राजनीतिक जो आपके संगठन हैं, उन संगठन को भी वो आपको समझना है। कोई अन्य श्रेणी क्या है, किस तरह से देखना है। इन चीज़ों को सबको हम लोगों को इसमें समझना है और उसमें आपको देखना है और कहना है कि आपको इन सब में क्या देनी है। इनको एक एक करके आपको प्राथमिकता देनी है। क्या देनी है? इनको एक एक करके आपकी प्राथमिकता देनी है कि किस प्रकार की चीज़ें हैं, कैसे उनको प्राथमिकता दें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है और ये देखने वाली बात है कि किस तरह से ये चीज़ें हैं और इनको कैसे हम लोग फेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के साथ अपने पिछले चैप्टर की कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि राजनीतिक सुधारों पर विचार करें। कह रहे जो आपके राजनीतिक सुधार हैं, हम उनमें कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनके आधार पर ये सारी चीज़ें होती हैं, या ये सारे जो आपका रिफॉर्म हैं, ये सारे जो आपका रिफॉर्म जो होते हैं, उनको कैसे हम लोग आधार मान सकते हैं, क्या हम उनको देख सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। हमको इन चीज़ों को समझना और एक एक करके बहुत अच्छी तरह से जानना, ये बड़ा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब तक हम लोगों को उसकी समझ विकसित नहीं होती, तो तब तक हम उन चीज़ों को व्यापक तो नहीं कर सकते कि ये चीज़ें किस प्रकार से हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखिए, ये कुछ चैलेंजिंग है, फेस बना रखे हैं कि इन सबको कि आपको आपको देखना है। अब देखिए इसमें है, आइए इन श्रेणियों पर नया वर्गीकरण करें और इस बार के लिए हम उन मानकों को आधार बनाएं जिनकी चर्चा अध्याय के पहले हिस्से में हुई थी। इन श्रेणी को कम से कम एक एक उदाहरण देना, भारत में खोजना। आधार तैयार करने की चुनौती। ये जो आधार है, उनको हम किस चीज को बेस माने, उसमें जो चैलेंजिंग है उन चैलेंजिंग को लिखना है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आपको देखना है कि आधार कैसा हो, बेस कैसा हो, तो ये बड़ी चीजें हैं कि हमने किन चीजों के साथ अपने संविधान को, अपनी व्यवस्थाई रूप को बनाया है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। ठीक, विस्तार की चुनौती। अब देखिए, विस्तार की चुनौती आपको करनी है कि हमारे, अब हम विस्तार भी कहाँ तक कर सकते हैं। जहां हमारे देश की सीमा होगी वहीं वहां तक तो हम लोग अपने नियम कानून, अपनी चीजों को आपका विस्तार कर सकते हैं। क्या ऐसे है कि हम लोग आपका नेपाल श्रीलंका में किस चीजों का विस्तार कर देंगे? नहीं। तो सबसे सामने विस्तार करने में दिक्कत ये है, लोगों को चीजों को समझाना, उनको इम्प्लीमेंट कराना और सही गलत को बताना, ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। अब देखिए, लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती। क्या आप लोकतंत्र को कैसे मजबूत कराएंगे, कैसे गहराई तक मजबूत बनाएंगे, उसके लिए अब देखिए, सबसे पहले हमको अगर आपका लोकतंत्र को आपका मजबूत करना है और उसको गहराई तक बनाना है, तो सबसे बड़ी बात, संविधान सबके लिए समान कानून का प्रोविजन करता है। संविधान की नज़र में सब समान हैं। और दूसरा, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने मौलिक अधिकारों की, अपने राइट्स की, ठीक है, अपना फंडामेंटल ड्यूटीज की, ठीक, और अपने अखंडता की, अपने बंधुत्ता की, अपने पंथ निरपेक्षता की, ये सारे ऐसे शब्द होंगे जो आपको स्ट्रांगली करेंगे आपके, जो आपके डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, आदमी के राइट्स हों और जो आदमी की ड्यूटीज हों, वो दोनों ही क्या हैं, आपके बैलेंस रहें और बहुत अच्छे से काम करें। ड्यूटीज पर आदमी काम करे और जो राइट्स पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन या जो आपकी डेमोक्रेसी कंट्री वो उनको अवार्ड करे, तो सब चीजें इजीली और बहुत अच्छे से होती हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अब दूसरा देखिए, दूसरे जो कारण हैं, उन कारणों पर विचार कीजिए
उन कारणों को देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब सिर्फ भारत के बारे में विचार करें। समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूदा चुनौती पर गौर करें। इसमें से उन 5 की सूची बनाइए जिन्हें हम पहले ध्यान दिया चुका है, यानी कि जिनके विषय में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग उन 5 की आपका लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाकर उनको तैयार करिए कि कैसे आप चैलेंजिंग जो चुनौती है उनको फेस कर सकते हैं। यह सूची प्राथमिक को भी बताने वाली चाहिए, यानी कि आप चुनौतियों को सबसे महत्वपूर्ण और भारी जानते हो, ऊपर रखते हो, शेष को इसी क्रम के बाद में ऐसी चुनौतियां उदाहरण देंगे। बताइए कि आपकी प्राथमिकता किस खास चीज के लिए दी जाती है, यानी कि आपकी प्राइमरी चॉइस क्या है, ये आपको देखना है। देखिए, प्राथमिकता, लोकतंत्र में चुनौती, उदाहरण और कारण। अब देखिए, इन सबको आपको फिल करना है। अब प्राथमिकता की अगर आप लोग बात करोगे कि किस तरह से आपको प्राथमिकता देनी है चीजों में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आप सबसे पहले आप किन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हो, ये आपको समझ आना चाहिए कि आप किन को क्या दे रहे हो बच्चों, प्राथमिकता, ताकि जो आप चीजें हैं आप उनको समझें कि कैसे उनको आपका किन चीजों की आपको प्राथमिकता आपको देनी है। ठीक है। अब देखिए, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझने की, सुधारने की और उन सुधार पर वर्क करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग ये सब चीजों पर वर्क नहीं करेंगे तो कैसे जो चीज हम चाहते हैं वो चीजें हम लोगों को कहां से मिलेंगी। ठीक है, वो हम लोगों को कहां से मिलेंगी। तो ये एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है कि हम पहले आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे रखें, कि जो हमारे विशेष आपके विविधता है उन विविधताओं को हम लोग आगे रखें। इन चीज को हमको देखना है, ठीक, और इन पर हम लोगों को बात करनी है। अब देखिए, राजनीतिक सुधारों पर विचार की हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग वहां से सुधार कर सकते हैं। इन विचारों को हम लोगों को एक एक करके आपका गौर करना है। देखिए, इनमें प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हैं। जैसा कि हम पहले कहा गया है कि हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहते हैं। यह हम वंचित राजनीतिक सुधारकों को नहीं जान रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती। अगर सभी देश की चुनौतियां एक जैसी हैं तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक सुधार के लिए इसके लिए राजनीतिक सुधार के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। हम यह वांछित राजनीतिक सुधार नहीं जानना चाहते क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से नहीं बनाई जा सकती। अगर सभी देश की चुनौतियां एक जैसी हैं तो इसका मतलब यह भी है कि राजनीतिक सुधार के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए हम लोग सुधारने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति एक ही फार्मूला उठाए, एक ही बाप की चीजों को उठाए और उसी पर आपका काम करे, उन्हीं पर तैयारी करे, तो ये चीजें आपकी नहीं हो सकती। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते कि उनको अगर हम कार को ठीक कर देंगे तो हम उसको ठीक करे बिना भी हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। उस जगह क्या उपकरण लगाते हैं, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही उसे हिम्मत का तरीका सुझाते हैं। पर क्या आज हम इस संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार में कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर ना हो, क्योंकि महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जाते हैं। फिर यह सूची कुछ समय के बाद बेकार भी हो सकती है। तो सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देश पर विचार करें कि उन्हें राजनीति में राजनीतिक सुधारने के तरीके जरिए और सामने अपने जहन में रख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको वो जहन में रख सकते हैं, जो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें वो उनको बहुत अच्छे से आपका ढूंढ सकते हैं, उनको देख सकते हैं क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो तरीके हैं।
आइए उन पर हम एक-एक करके आपका बहुत अच्छे से जो है वो आपका विचार करें और उन सारे विचारों को, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखें और इसमें जानें कि क्या चीज़ें किस प्रकार से हैं। देखिए, कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावन लगता है। नए कानूनी की सवारी वांछनीय आपकी चीज़ें खत्म कर देगा। यह सोच लगने ही भले खुद को, लेकिन लालच को खत्म करना बेहतर नहीं है। निश्चित रूप से इस सुधार के मामलों में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाया गया कानून गलत राजनीतिक आचरणों को प्रोत्साहित और अच्छे कामों को प्रोत्साहित करेगा, पर विधिक संवैधानिक बदलाव को यह लोकतंत्र की चुनौतियों को हल किया जा सकता है। तो क्रिकेट के नियमों की तरह एमबीडब्ल्यू के नियम बदलने से बल्लेबाज अपना जानने बल्लेबाज को खतरनाक दांवपेच कम किया है, पर यह कोई नहीं सोच सकता कि नियम बदल देने से ही भर क्रिकेट का खेल आपका सुधर जाएगा। या तो काम मुख्यतः खिलाड़ियों को प्रशिक्षित या क्रिकेटरों को प्रशासकों के साथ ही रहना होगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से चेतना ही नागरिकों द्वारा हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि उनमें सुधार हो, तो जो कार्यकर्ता हैं, जो दल के लोग हैं, लोकतंत्र है, जो उनकी चेतना है, उसी चेतना के आधार पर हम लोग इनमें जो आपका सुधार है, जो आपका रिफॉर्म है, उसको हम लोग देख सकते हैं कि जिस रिफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस सुधार की हम लोग बात कर रहे हैं, वो सुधार इनमें आ सकता है। बाकी तो ये एक कहने मात्र बात होगी कि सारे फॉर्मूले एक पर लग जाएं, तो वो बड़ा एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सब चीज़ें एक समान एक जगह पर व्यापक रूप से नहीं होती और उनमें बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। अब देखिए, अगला है इसमें कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई परिमाण एकदम उल्टे निकलते हैं। जैसे कोई राज्य ने कह रहे हैं कि अगर कोई राज्य ने 2 या 2 से ज्यादा बच्चों लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, इसके चलते गरीब लोग और महिलाएं लोकतंत्र अवसर से वंचित हुई हैं। जब ऐसा करने के पीछे यह मंशा थी, तो आमतौर पर चीजों की मनमानी वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अच्छे काम में बढ़ावा देने के लिए या लाभ पहुंचाने के लिए सफलता होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। सबसे बढ़िया कानून वो है जो लोकतंत्र को लोकतांत्रिक सुधारने की ताकत रखे। क्या करें? लोकतंत्र को लोकतांत्रिक शासन सुधारने की ताकत रखे। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र का ख्याल रखने पर सक्रिय से अच्छा रहता है। ऐसा भ्रष्टाचार कानून पर अंकुश लगता है। कह रहे जो कानून है भ्रष्टाचार का, उस पर अंकुश लगता है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड अदायगी लगाने के लिए मौजूदा कानून बनाते हैं। अब देखिए, लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही हो सकते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधार का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। जैसा कि आपने राजनीतिक दल वाले को अध्याय में पढ़ा था, ऐसे सभी सुधार में मुख्य चिंता की बात यह होनी चाहिए कि इससे आम नागरिकों की राजनीति भागीदार के स्तर व गुणवत्ता में सुधार नहीं है। यानी अब जितनी भी राजनीतिक भागीदारी हुई है, उसमें कुछ चीजें सुधरी हैं या नहीं सुधरी हैं, इन सब चीजों को बात देखनी बहुत जरूरी है। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि कौन सी और क्यों करेगा, यह मान लेंगे कि समझदारी है। कोई सांसद कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा जो हर राजनीतिक दल और दल के हितों के खिलाफ हो, पर लोकतांत्रिक आंदोलन जो उपाय है उनको सफल बनाने की संभावना है। आइए इस सामान्य दिशाओं को निर्देशित करें और लोकतंत्र में उन चुनौतियों पर गौर करें जिनके में केवल कुछ सुधार की गुंजाइश है। चलिए उन ठोस प्रस्तावों पर, उन ठोस जो हमारी बातें हैं, उन पर हम लोग थोड़ी सी आपकी चर्चा करें कि ये आपका किस प्रकार से हैं और क्या वो इनके चर्चा के विषय हैं, और इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि कैसे
कोई चीज़ है और कैसे वो चीज़ को इन पर विचार करती है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो और सारी चीज़ें ठीक। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ों को देखना है। यहाँ कुछ चुनौतियाँ दी गई हैं जिनके लिए राजनीतिक सुधारों की ज़रूरत है। इस चुनौती का विस्तार से आपकी चर्चा करें। यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखें और कारण बताइए कि अपनी पसंद के समाधानों को बताते हैं। यह बात याद रखते हैं कि यह बताते हुए विकल्प धीरे धीरे सीधे या सही गलत आपके किनार किए जा सकते हैं। कई विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं या ऐसा समाधान भी बता सकते हैं जिसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। क्या आप समाधान पूरे विस्तार से देंगे या कोई अपनी पसंद या तर्क से? इन सब चीज़ों को आपका देखना है कि किस तरह से आपका तर्क है और किस तरह से वितर्क है, इसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को देखना है ताकि हम इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है जो आपका दिया गया है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति, राजनीतिक दल, ये संदा वंदा, ये सब चीज़ें एक बार देख लेना। मेरा तो ये थोड़ा जो मेन है चैप्टर का अंतिम रूप ही मैं कर देता हूँ क्योंकि इतना कुछ है नहीं। हम सुधार की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक, तो इसको एक बार थोड़ा सा आप लोग चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है इसका लास्ट जो लाइन है ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको देखते हैं। लोकतंत्र को पुनर्भाषित कैसे करें। पिछले साल हमने लोकतंत्र की इस यात्रा में शुरुआत न्यूनतम परिभाषा के साथ की थी। क्या आपको वह परिभाषा याद है जिसके पिछले साल की आपकी पाठ्य पुस्तक 2 में दी गई थी? परिभाषा कुछ इस प्रकार से थी कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासन को खुद चुनते हैं। इसके बाद अपने अनेक मामलों पर गौर किया और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा। लोगों द्वारा चुने गए शासन में मुख्य फैसले, चुनाव के समय लोगों को वर्तमान शासन में अपनी पसंद को जाहिर करने के अवसर, विकल्प मिलना चाहिए। विकल्प और अवसर को हर किसी बराबरी का उपलब्ध होना चाहिए। विकल्प चुनने के तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों का अधिकार मान करें। शायद आपको निराश होगा कि इस परिभाषा में ऊंचे आदर्शों की चर्चा नहीं की गई है। आपको हमें लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखा गया है कि लोकतंत्र की कुछ आदर्शों की चर्चा व्यवहारिक हिसाब से लोकतंत्र के न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा की शुरुआत की गई है। हमारे यहाँ लिए लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर करना है। क्या आप पाएंगे कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं में आपकी चर्चा हम उस परिभाषा से काफी अलग है। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा और पाया है कि ये अधिकतर सिर्फ वोट देते हैं, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठनों को बढ़ाने उभार करने। इनमें कुछ ऐसे सामाजिक और राजनीतिक दलों की चर्चा भी है जिनमें लोकतंत्र के शासन अपना अधिकार करना चाहते हैं। हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावनाओं का अनुकूल बनाया था और आपकी चर्चा की थी कि सरकार और सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र की जरूरत है कि कैसे हम एक दूसरे को साझेदार कर सकते हैं इस हिस्सा में। ये पूरी हमने चीजें देखी थी। ठीक है, हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र बहुत की तानाशाही और क्रूर शासन व्यवस्था का हो सकता है और अल्पसंख्यक आवाज की अदायगी करने के लिए देख सकता है। लोकतंत्र की चर्चा हमें चर्चा में कामकाज की तक की गई है। हमने चर्चाओं के माध्यम से भेदभाव को समाप्त करने, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पूर्णतः काम करने पर बात करा। आखिर हमने यह भी चर्चा चलाई थी कि आपका किसी भी लोकतंत्र की व्यवस्था को हम न्यूनतम चीजों की उम्मीद रखते हैं। ऐसा करने से हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं किए गए जो पिछले दी गई थी। किसी भी देश को हम लोकतांत्रिक कहने या न्यूनतम चीजों की जरूरत होती है उस परिभाषा करके हमने शुरुआत की। इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वंचित शर्तों की चर्चा की जिन्हें आपका पूरा किया जाना चाहिए था। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा दिया। एक अच्छे लोकतंत्र को हमने कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, किस तरह के अच्छे लोकतंत्र बनाने के लिए उसमें क्या विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है या उसमें क्या चीज निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, ये फैसले आप कीजिए। तो इस तरह से जो है पूरा चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। तो मुख्यतः इस चैप्टर में यही था कि किस तरह से हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से कारण हैं, इन सबको हमने इस लेक्चर के माध्यम से देखा। तो कुछ आपको खास आपको इंप्रेशन सा नहीं लगा होगा कि किसमें गैप थे, चीजें थी। कल हम लोग क्या करेंगे, हम इसको एक फॉर्मेट के रूप में लिखेंगे
स्ट्रक्चर के रूप में मैं आपको लिखवाता चलूंगा, चाहे आप उनको क्वेश्चन के रूप में समझिए या आप उसको शॉर्ट नोट के रूप में समझिए, ताकि चैप्टर का जो मेन क्लॉज है या जो मेन उसका आपका संदर्भ है या मेन व्याख्या है वो आपको सटीक समझ आ जाए। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।